अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 के सफल कैंडिडेट हैं एंड आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है और आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो कि आपका जो न्यू स्कूल है वो पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा, और मुझे जो है मैं अदर स्टेट से हूँ, क्या मुझे पहले रूम लेना होगा, क्या मुझे सारे अपने क्वालिफ़िकेशन जो है उसके ओरिजिनल ले करके जाने होंगे कि जीरोक्स से काम चल जाएगा, जीरोक्स कितने सेट में करवाना पड़ेगा, कौन सा फाइल लगेगा, वहाँ के एचएम कैसे होंगे, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भारती, +2 इंग्लिश टीचर कटिहार डिस्ट्रिक्ट में मैं हूँ। पहले तो हमारी चैनल की तरफ से आप सभी सफल अभ्यर्थियों को बहुत 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 मुबारकबाद हो। आप एक ज़िंदगी का एक नया पड़ाव जो है उसको शुरू करने वाले हैं और स्ट्रगल वाला पड़ाव जो है वो आपने कंप्लीट है कर लिया सफलतापूर्वक। तो चलिए, सबसे पहले मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि डॉक्यूमेंट की बेसिस पर ही आपका ये जॉब लगा है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपने फॉर्म भरा, देन आपकी सिलेक्शन हुई। तो अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा वो आपको कैसा लगेगा, मतलब सिंपल जीरोक्स लगेगा या फिर कैसा लगेगा, और कितने सेट में आप करवा के रख लें ताकि फिर आपको कहीं पे भी अगर आपको योगदान प्रपत्र मिले, स्कूल पदस्थापना वाला कागज़ मिले, तो फिर आपको वहाँ पे आप लंबी लाइन लगो, फिर काउंटर पे पहुँचो, फिर काउंटर में आपको ये ना बोल दें कि सर आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर इसका एक और जेरॉक्स करवा लीजिए, फिर आप लाइन से भाग करके वहाँ जाओ। क्योंकि उस टाइम में क्या होता है ना, इतने सारे कागज़ होते हैं, सजाना पड़ता है, और हमारे माइंड में बस यही रहता है कि जल्दी से हम अपना कागज़ लें, उसके बाद जल्दी से जा करके ज्वाइन करें। सबसे मेन चीज़ है भी ये, इतना जो ये सब हो रहा है ये सब आपके जॉब ज्वाइनिंग को लेकर के ही हो रहा है। तो मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस में बताती हूँ। पहले मैं नियोजित में थी, मैं बता दूँ, फिर मैं टीआरई 1 में इंग्लिश +2 में ज्वाइन की। तो मैं बता दूं कि आप जो है वाटर मार्क वाला, हमारे टाइम में जैसा हुआ था टीआरई 1 में, वाटर मार्क वाला जो अपना डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड कर लीजिए और वही आप जमा कीजिए। सेल्फ अटेस्टेड करना तो मत ही बोलिएगा। सेल्फ अटेस्टेड जो होता है उसमें अपना साइन लिख देते हैं पेपर के नीचे में, और डेट दे देते हैं, तो वो दे देना है। और जितने वाटर मार्क वाले अपलोडेड हैं सबको डाउनलोड कर लीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कितने सेट में आप कागज़ ले जाइए तैयार करके, पूरे सीरीज़ वाइज उसको अटैच कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से आप हर एक कागज़ की 10-10 कॉपीज़ जो है वो रेडी रखिए। बच जाएगी कोई बात नहीं, 10 की 10 नहीं लगेगी, लेकिन आप रख लीजिए। रखने में क्या जाता है, पर रख लीजिए, कभी ना कभी वो काम ही आएगा। क्योंकि अभी प्रान नंबर आपका जनरेट करना है तो वो सब में ये सब कागज़ जाएगा। और प्रान नंबर कैसे जनरेट होगा वो भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मेरा प्रान जनरेट जो है वो घर से ही मैंने अप्लाई किया था और मेरा विदिन 1.5 डेज़ में मेरा प्रान नंबर का मैसेज आ गया था। और मेरे साथ बहुत कोई जो प्रान नंबर कैफ़े से किए थे उनका रिजेक्ट हो गया था। तो कोई कन्फ्यूज़न होगा तो पूछ लीजिएगा। तो 10 सेट आप तैयार रख लीजिए। और फाइल कौन सा, फाइल वो प्लास्टिक वाला नहीं, जो वो साइड से जो क्लिप रहता है ऐसे घुसा दीजिए, वो वाला नहीं। वो जो कागज़ वाला आता है ना, पेपर फाइल, ऑफिस फाइल जो बांधने वाला रहता है, वो आप ले लीजिएगा। कम से कम 4-5 तो रख ही लीजिएगा, ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो काम ही आएगा। और उसको बांध के, और एक वाइट उसमें लिखने वाला भी रहता है लेकिन उसमें बहुत कम कॉलम रहता है, तो आप क्या कीजिएगा, प्लेन वाइट पेपर को आधा काटिएगा और फाइल के ऊपर में ऐसे चिपका, रेक्टेंगल शेप में ऐसे चिपका दीजिएगा। और उसमें अपना नाम, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 ही होगा, टीआरई 3 लिख दीजिएगा, किस सब्जेक्ट के हैं, अपना टीचर आईडी जो आपको मिला होगा, एम्प्लॉय आईडी वो भी लिख दीजिएगा, किस सब्जेक्ट के हैं, ये सब लिख दीजिएगा। और अब मैं बात करती हूँ, क्या मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। हमारे टाइम में क्या हो गया था ना, कहीं कहीं के एचएम, जो नॉलेज की कमी कह लीजिए, मेरी ही कोई फ्रेंड थी, ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग साथ में मिले थे, उन्होंने बताया कि उनके एचएम ने उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांग लिया। तो फिर मैंने पूछा, मेडिकल सर्टिफिकेट की तो बात नहीं थी, तो वो क्यों मांग लिए। तो वो अपने मन से मांग लिए थे, नॉलेज की कमी, मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। तो मैं बता दूं कि मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको बरगलाने के लिए या ऐसे ही बोल रहा है कि आप मेडिकल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, तो इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। अभी तक ये नहीं मांगा गया है, टीआरई 1, टीआरई 2 में नहीं मांगा गया है, तो उसी तरह टीआरई 3 में भी नहीं मांगा जाएगा। तो मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बात करती हूँ हमारे टाइम में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ था कि आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से कनेक्ट होना चाहिए, ओटीपी आना चाहिए उस पर। और बहुत टीचर की क्या हो रही थी ना, ओटीपी नहीं आ रही थी, तो वो बार बार यहाँ से वहाँ परेशान होकर, जब भी हम लोग ऐसे सिचुएशन में होते हैं ना, जब कागज़ मिलने वाला रहे या ज्वाइनिंग में हल्की सी भी कोई
चूक होती है तो हमें बहुत टेंशन में डाल देती है। तो बहुत सारे टीचर जिनकी OTP नहीं आ रही थी ना, वो यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, तो मेरी OTP जो है वो आ गई थी, क्योंकि मैंने 5-6 मंथ पहले ही क्या किया था ना, अपने आधार कार्ड को दूसरे के नंबर पे था, मतलब मेरे फादर के नंबर से वो था, तो मैं ट्रांसफ़र अपने नंबर पे कर ली थी, तो OTP आ गया था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आप जीरोक्स और पैन कार्ड ओरिजिनल रख लीजिएगा, प्लस उसका जीरोक्स भी रख लीजिएगा, और सभी जीरोक्स डॉक्यूमेंट पे आपका सेल्फ अटेस्टेड विथ डेट ज़रूर होना चाहिए। और आपका जो है बैंक पासबुक, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है बैंक में, तो आप बैंक पासबुक भी ले जाइएगा, क्योंकि प्रान नंबर जनरेशन अभी तो नहीं होगा, लेकिन इन फ्यूचर काम आएगा। उसमें पासबुक का जीरोक्स आपका मैंडेटरी होगा, कैंसिल चेक भी मैंडेटरी होगा, तो वो सब बाद की बात है। मैं अभी बता दूं कि बैंक पासबुक जरूर ले जाइएगा, उसका जीरोक्स भी ले लीजिएगा। अब बात करते हैं जिनका अभी तक बैंक में अकाउंट नहीं है, वो क्या करेंगे। अगर आप यूपी के हैं या फिर किसी और जो राज्य से हैं, तो क्या आपको बिहार में नया बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, या फिर उसी से काम हो जाएगा, या फिर आपको SBI का ही अकाउंट चाहिए होगा। तो मैं बता दूं कि किसी भी बैंक का चलेगा, किसी भी राज्य का बैंक का चलेगा, यहाँ आपको मैंडेटरी नहीं है खुलवाना। बट SBI का अगर आपका अकाउंट रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरा मानना है। ये SBI का बहुत बेनिफिट होता है अगर वो सैलरी अकाउंट हो जाए तो बैंक भी आपको टाउन में जाके नहीं खुलवाना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो टाउन में जाके नहीं खुलवाना है, जहाँ आपके नज़दीक कहीं पे भी अगर बैंक हो तो वहाँ जाके आप ओपन करवा लीजिए। उसमें आपका एक एप्लीकेशन लगेगा, उसमें लिख दीजिएगा मैं बिहार सरकारी कर्मचारी हूँ, अपना ज्वाइनिंग लेटर ये सब उसमें अटैच कर दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि सैलरी अकाउंट ही रहे, क्योंकि उसमें बहुत बेनिफिट रहते हैं, जीरो इंटरेस्ट लगते हैं, उसमें एक्स्ट्रा भी आपका चार्जेस नहीं लगता है। तो ये हुई आपका बैंक डिटेल से रिलेटेड। तो कोई भी कन्फ्यूज़न हो इस बैंक डिटेल से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि आपने स्कूल में ज्वाइन कर लिया है या फिर आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपको तो स्कूल अलॉटमेंट मिल गया है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये किस ब्लॉक में, प्रखंड में आता है। तो अब आपको जानना है कि मेरा जो स्कूल अलॉटेड है वो प्रखंड में, प्रखंड बहुत बड़ा होता है, मैं जिस प्रखंड में काम करती हूँ ना वो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे मेरा स्कूल कहाँ है। तो आप एक काम कीजिएगा, 15 से 31 तक है ज्वाइनिंग का डेट मई, तो आप कोशिश कीजिए 1-2 दिन पहले ही आ जाइए, ताकि उस दिन फिर आपको रश ना रहे। पहले आ जाइए, BRC जाइए, BRC मतलब प्रखंड संसाधन केंद्र, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, वहाँ जाइए, वहाँ पे आपको BO भी मिल जाएंगे और बहुत सारे कर्मी मिल जाएंगे। उनसे आप पता कीजिए, वहाँ पे जाके अपने स्कूल के HM का फ़ोन नंबर ले लीजिए, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। कहीं भी आप अपने स्कूल में योगदान से पहले, मेरा मानना है कि अपने मतलब योगदान के पहले आप अपने स्कूल के HM से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ये एक अच्छी ऑफिशियल रिलेशनशिप की मैं कहती हूँ शुरुआत होती है। तो नंबर ले लीजिए और वहाँ जाके देख लीजिए आप स्कूल जो है आपका कैसा है, वहाँ पे रहने के लिए घर आपको अच्छे से मिल जाएगा कि नहीं, या फिर उससे नज़दीक में जो हल्का सा आपको बस्ती दिखे, चहल पहल गाड़ी वाड़ी चले, वहाँ पे भी आप रूम ले सकते हैं। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, योगदान कर लीजिएगा। जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो HM से पूछ लीजिएगा। ऑनलाइन अटेंडेंस की बात हो रही थी, तो ऑनलाइन अटेंडेंस अभी आपकी नहीं बनेगी, आपकी रजिस्टर पे अभी ऑफलाइन अटेंडेंस बनेगी, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए जो ई-शिक्षा वाला जो फॉर्म होता है वो भरना पड़ेगा। वो आपके HM आपको बता देंगे जब भी वैसा कुछ अपडेट आएगा। उसमें सारा जीरोक्स लगेगा, आपका सारा डिटेल्स लगेंगे, वो सब बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है भरा जाता है। फिर आपका वो BRC चले जाएगा, फिर वहाँ से आपका एम्प्लॉय ID ई-शिक्षा के लिए और पासवर्ड आएगा, वो आप लॉगिन कर लीजिएगा। अभी डाउनलोड भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ई-शिक्षा कोर्स किस मोबाइल पे चलेगा, तो ये एंड्रॉयड का मोबाइल, टैबलेट सब पे चलेगा, बस ये आईफोन पे नहीं चलेंगे। मेरे स्कूल में भी 2-3 टीचर के पास आईफोन है, तो एक्स्ट्रा वो लोग मोबाइल रखते हैं ई-शिक्षा के लिए, और पहले से भी मोबाइल था। तो ये एंड्रॉयड पर ही चलता है, आईफोन पे नहीं चलता है। मैंने इतना कुछ आपको बता दिया। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू कॉमेंट, तो आप कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।